Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है।
आवाज आ रही तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून ऑल। Afternoon, sir. स्टार्ट करें। ओके तो सर सर आप मुंबई आने वाले हो, वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़े। पता नहीं, अभी देखते हैं, लेट्स सी। क्योंकि एसीपी सर ने भी ट्रायल ले लिया। स्मार्ट बोर्ड कहाँ? वो सेंटर से पढ़ा रहे हो? नहीं, हमें नहीं पढ़ा है, 12th वाले को। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो आया था उनका, मैग्नेटिज्म चैप्टर, वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे। अच्छा। देखते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक हम क्या कर रहे थे? सर नियर नॉर्मल रिफ्रैक्शन, और फिर 2-3 फॉर्मूला आपने बताया था और हमने 2 क्वेश्चन किए। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बोल देता हूँ, आई थिंक मैंने बोला नहीं था कि नियर नॉर्मल का मतलब क्या है। नियर नॉर्मल का ये मतलब है कि जो हमारा सिचुएशन है जिसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और तुम उसकी ऑप्टिक्स कर रहे हो, तो तुम रेज ऑफ लाइट ले रहे हो कि एक रे ऑफ लाइट ये है और एक तुम मान लो ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हैं फॉर इंस्टेंस। तो जब तुम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये तुम्हारा इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r, ये बेसिकली फॉर्मूला है अंडर एन अप्रोक्सीमेशन। द अप्रोक्सीमेशन that the angle of incidence I tends to 0। मतलब ऑल्दो मैंने ड्राइंग में ऐसा बना रखा है इसको कि ये काफी बड़ा सा एंगल दिख रहा है, लेकिन आइडिया ये है कि इसी को बाय द वे नियर नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। नियर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लोज टू 0 है तो ऑलमोस्ट नॉर्मली लाइट उस पर गिर रहा है। ये तो एग्जैक्टली 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है। लेकिन मतलब ऑल्दो ड्राइंग ऐसा बना है, बट जो सिचुएशन एक्चुअली हो रहा है उसमें ये है कि रे ऑफ लाइट या तो ऐसे आ रही है या फिर वेरी क्लोज टू हेयर पड़ रही है, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है नियरली 0 है। दिस इज काइंड ऑफ लाइक जो हम पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे थे मिरर्स के केस में। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी रेज ऑफ लाइट यूज करके इमेजिंग कर रहे हैं, हम केवल वो रेज ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं जो जब पढ़ रहे हैं कहीं पर इंटरफेस पे, तो वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बना रहे हैं वो वेरी क्लोज टू 0 एंगल है। अगर वो तुम मान के चल रहे हो तो ये फॉर्मूला वैलिड है। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है, अगर तुम देखोगे डेरिवेशन तो मिल जाएगा, कहीं पर भी तुम देखोगे, एचसी वर्मा में मिल जाएगा, रेजनिक में मिल जाएगा। उसमें इस फॉर्मूला में ये फाइनल फॉर्म में इसको लाने के लिए ये एक जगह पे अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं कि I टेंड्स टू 0, तब ये ऐसा फॉर्म में आता है। तो जब भी किसी सिचुएशन में तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो तुम ये मान के चल रहे हो कि वहां पे नॉर्मल नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है। नियर नॉर्मल मतलब ऑलमोस्ट अलोंग दी नॉर्मल। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो जो हमने कल किया कि स्फीयर है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखिए, तो जब तुम इस ऑब्जेक्ट को इधर से देख रहे हो तो ये कह सकते हैं कि ये नियर नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि जो भी रेज ऑफ लाइट तुम ले रहे होगे वो क्लोज टू नॉर्मल ही आ रहे होंगे। लेकिन अगर तुम इसको इधर से देखने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली जो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से इंटरफेस पे पड़ेगी, वो अलोंग दी नॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल के साथ काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज एंगल बना रही हो। या एक और ड्राइंग कंसिडर करो कि अगर ग्लास का स्फीयर है और उसके बॉटम पे एक पॉइंट पी है जिसको देखना है, तो इधर से अगर तुम उसको ऑलमोस्ट अलोंग दी डायमीटर देख रहे हो तो ये वैलिड है एज नियर नॉर्मल इंसिडेंस, और ये फॉर्मूला इस पे लगाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम इस साइड से एट लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हो तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल अगर बनाओगे तो काफी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज करेक्ट, you can apply this formula for a situation like this, but this is incorrect. You can't apply this formula for a situation like this. For a situation like this, you have to write proper Snell's law.
प्रॉपर स्नेल्स लॉ तुम्हें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एंगल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एंगल निकालना पड़ेगा। जनरली ऐसा प्रॉब्लम जिसमें तुम लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देख रहे होते हो, उधर में वो तुमसे इमेजिंग के बारे में पूछते भी नहीं है। दे डोंट इवन आस्क यू फॉर वेयर द इमेज इज। जनरली लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले प्रॉब्लम में तुम्हें एक सिंगुलर रे का पाथ को देखना होता है। तो मतलब उसमें, क्योंकि इमेजिंग में एक रे से काम नहीं चलता है, इमेजिंग में 2 रेज चाहिए होते हैं एटलीस्ट। तो एक रे तुम बनाते हो, दूसरा रे बनाते हो, उससे तुम्हें इमेज मिलती है, जो कि यहाँ पर नहीं होता है। अगर लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देख रहे हो तो तुम्हें एक ही रे के बारे में क्वेश्चन हो सकती है। जैसे वो हमने एक प्रॉब्लम किया था कंटेनर में, वो देख रहा था ऐसे, फिर तुमने उसमें पानी भर दिया तो उसको कोई और पॉइंट दिखने लगा था ऐसे करके। अब उसमें तुम इमेज की बात नहीं कर रहे थे कि पी का इमेज कहाँ बनेगा, तुम बस ये कह रहे थे कि एक रे कैसे जाएगा। एक रे को ट्रैक करना और स्नेल्स लॉ लगाना जो है पॉसिबल है और इजी है, ये किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम उसकी इमेज की बात करो तो एक और रे बनानी पड़ेगी, वो कुछ अलग एंगल पे स्ट्राइक करेगी, उसका कुछ अलग एंगल पे जाएगा, फिर उनको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम नहीं कर सकते। तो जनरली स्पीकिंग व्हेन दे आर आस्किंग यू अबाउट एन इमेज, कि इमेज कहाँ लोकेटेड है एटसेट्रा, then they will give you a near normal situation and then you can apply this formula. This formula is only valid for a near normal situation. तो ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम से वैसे कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा, मगर जनरली जो ये फॉर्मूला वाले प्रॉब्लम होते हैं, जब ये फॉर्मूला लगाना होता है तो उनमें जनरली जो देख रहा होता है वो प्रॉब्लम की ड्राइंग से ही समझ में आ जाता है कि वो अलोंग द नॉर्मल देख रहा है, मोर और लेस अलोंग द नॉर्मल देख रहा होता है, वो डायरेक्टली इनटू द सरफेस देख रहा होता है, एट एन एंगल नहीं देख रहा होता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग कहते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस। अब हमने कल एक प्रॉब्लम किया था, एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब क्या है कि ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है बात, कि अगर हम जैसे मिरर्स में पढ़ते थे तो मिरर में हमने ये लॉजिक पढ़ा था, ये ऑप्टिक्स में कॉमन लॉजिक है, कि अगर तुम एक मिरर से इमेज बना रहे हो तो वो इमेज अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस में भी ट्रू है, कि अगर 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाली है, 2 सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होने वाली है, तो एक रिफ्रैक्शन से बनता हुआ इमेज अगले वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मान लो वही स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 20 है और इसका म्यू जो है वो 1.5 है और बाहर में वैक्यूम है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, जो इसके उधर वाले सरफेस से भी 20 सेंटीमीटर पर लोकेटेड है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब उसका एक रिफ्रैक्शन होगा जब लाइट उस वैक्यूम से ग्लास में एंटर करेगा, और फिर एक और रिफ्रैक्शन होगा जब वो ग्लास से वापस वैक्यूम में रिफ्रैक्ट करेगा। अब 2 रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस होने वाले हैं। तो जब दोनों रिफ्रैक्शन हो जाएंगे तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये तुमको लोकेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लोकेशन of the image after both refractions. लोकेशन तुम बताओगे मुझे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि सेंटर ऑफ द स्फीयर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट पर है या 40 सेंटीमीटर राइट पर है या विद रेस्पेक्ट टू सी बताना। तो तुम आंसर जब बताओगे तो लिखना 40 लेफ्ट या 30 राइट या 100 लेफ्ट या व्हाटएवर। 2 रिफ्रैक्शन कराने हैं, 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा, और पहली बार जब ये फॉर्मूला लगेगा तो उससे जो इमेज आएगी वो तुम्हारे दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। साइन कन्वेंशन सेम है एज यू सॉ। इफ यू टेक इंसिडेंट लाइट गोइंग दिस वे, then from the pole of the surface, if you have to go left to find center of curvature, then that's a positive curvature. If you have to go right to find the center of curvature, then that's a negative curvature. सर सेकंड रिफ्रैक्शन किधर होगा? इधर पहला रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद अंदर जाएगा और फिर उसके बाद वापस उसके बाद। करेक्ट। ओके, करो इसको। सर वैक्यूम का म्यू इज 1, राइट? यस,
सर होस्ट पे भेजना है ना आंसर? हाँ आंसर होस्ट पे भेजो, बट एक्चुअली मैं चेक नहीं कर सकता अभी क्योंकि लैपटॉप से लॉगिन नहीं है, तो तुम लोग भेज दो। एनी केस आई विल सॉल्व इट एंड देन यू कैन वेरीफाई। ओके सर। डन सर। यस हो गया। ठीक है मैं सॉल्व करूँ? हाँ Yes, sir, done. यस सर कर लो। ठीक है। यस सर। तो पहला सर आप उसको म्यूट कर सकते हो जो भी। सेकंड फोन पे करना प्रॉब्लम है। Sir, final answer क्या है? फाइनल आंसर इसमें आएगा आई थिंक, लेट मी सॉल्व इट, वेट। तो पहला रिफ्रैक्शन हम करेंगे। पहला रिफ्रैक्शन जो है वैक्यूम से ग्लास में होगा। इसके लिए मेरा μ1 हो जाएगा 1, μ2 हो जाएगा 1.5, r हो जाएगा +20। ये वाले सरफेस पे यहाँ पे इसका पोल है और तुम्हारा इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रहा है टू द लेफ्ट, और इसके पोल से इसका सी ढूंढने के लिए भी तुम्हें लेफ्ट जाना पड़ता है। और u हो जाएगा -20 क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर है 20 पे और लाइट ऐसे जा रही है। तो अब पहले फॉर्मूला लगा दिया जाए। μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by r Sir, R +20 है ना? R +20। +20। तो ये हो गया 1.5v, यहाँ आ गया 1/40 और यहाँ आ गया -1/20 जो कि हो गया -1/40। तो v मेरा आ गया -60 बराबर। यस सर। Yes, sir. -60 का मतलब इमेज वही साइड बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट। तो इसका एक रे डायग्राम बना देते हैं पहले। यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायमेट्रिकल लाइन है। तो हो ये रहा है कि लाइट ऐसे जा रही है और फिर इस तरीके से रिफ्रैक्ट कर रही है कि यहाँ से आती हुई लग रही है। अंदर ग्लास के अंदर बैठ के कोई देखेगा तो उसको लगेगा सोर्स ऑफ द लाइट जो है वो उधर पीछे है। तो पहला रिफ्रैक्शन से जो तुम्हारा O का इमेज बना O' वो ये है। अब ये लाइट जाएगा 10 पे आ रहा है। 60 पे आ रहा है।
यहाँ से इस पोल से 60 पे आ गया पीछे, अच्छा हाँ सर, सॉरी 60, यस। ठीक है। अब ये लाइट यहाँ पड़ेगी, तो अब सेकंड रिफ्रैक्शन जो होगी वो होगी ग्लास टू वैक्यूम। उसके लिए μ1 हो जाएगा तुम्हारा 1.5, μ2 हो जाएगा 1, R हो जाएगा -20 क्योंकि Yes. इनसे लाइट ऐसे जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और U हो जाएगा -100 यस क्योंकि जब लाइट यहाँ पड़ रही है तो ऑब्वियसली इसको मतलब नहीं है कि बीच में क्या क्या हुआ, इस पे जो लाइट पड़ रही है ये उसके बेसिस पे रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो इसको आती हुई लग रही है पीछे 100 से। एक और चीज ये नोट करो कि μ1 जो है वो 1.5 ले रहे हैं क्योंकि लाइट ग्लास से वैक्यूम में रिफ्रैक्ट कर रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस रिफ्रैक्शन का इमेज तो वैक्यूम में बैठा हुआ है तो मुझे μ1 1 लेना चाहिए और μ2 भी 1 लेना चाहिए, वो बात नहीं होती। रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस होता है और उसके आजू बाजू के जो दो म्यू होते हैं वो होते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज। अभी अगर तुम कंफ्यूज नहीं भी हुए तो लेटर एट सम पॉइंट तुम्हें लग सकता है कि इस रिफ्रैक्शन का जो एपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो तो उधर बैठा है, तो व्हाई एम आई नॉट टेकिंग μ1 एज 1 वैक्यूम? नो, μ1 is not the medium where the object is located. μ1 is the medium from which light is incident, and they are not necessarily the same thing. This light is incident on this surface from glass, but the object apparently is located in vacuum. So what μ1 is basically the medium on the right side of the surface, μ2 is on the left side of the surface. अब मैं फिर से फॉर्मूला लगा लेता हूँ, μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by r। ये आ जाएगा तुम्हारा 1 by v इक्वल्स, राइट साइड पे है मेरा 1 by 40 और ये है प्लस 3 by 200 जो -3 by 200 हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे 5 5 कर दूं तो 1 by +100 हो जाएगा। तो v जो अब मेरा आ गया फाइनल वो +100 आ गया, यानी ये इमेज बनेगा इस साइड, +100 मतलब इंसिडेंट के ही डायरेक्शन में, तो ये रियल इमेज बनने वाली है। और कहने का मतलब ये है कि इसी रे डायग्राम में अगर बना दिया जाए, आई शुड हैव मेड वन रे डायग्राम दैट लाइट विल कन्वर्ज, एंड मान लो मैंने दिखाया नहीं पूरा क्योंकि अब स्केल करेक्ट नहीं है, बट जहां वो जाके फाइनली कन्वर्ज करेगा विल बी O डबल प्राइम, एंड दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 फ्रॉम दिस सरफेस, क्योंकि जिस इंटरफेस पे तुमने लिखा है वहीं से v का वैल्यू आता है। तो बेसिकली सेंटर से वो टू द लेफ्ट है 120, फाइनल इमेज इज एट 100 फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस एंड 120 फ्रॉम द सेंटर। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर तो इसमें लाइट एक्चुअली इंसिडेंट है ग्लास सरफेस से, बट the object is at -60 from is 60 from that right pole, right? करेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। सर हाँ, सर आपने सेकंड रिफ्रैक्शन में R और U का वैल्यूज कैसे लिया, एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? R -20 क्योंकि कर्वेचर 20 है और इधर में इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है, बट टू लोकेट इट सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें उसके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। इस केस में प्लस था, इस केस में प्लस था क्योंकि इस सरफेस पे लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट तो पूरे में ऐसे ही जा रही है थ्रू एंड थ्रू, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन इधर में जब तुम थे, जब इधर का इक्वेशन लिख रहे थे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लेफ्ट पर था और लाइट भी लेफ्ट जा रही थी, तो वो +20 था। लेकिन इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके राइट में है और लाइट लेफ्ट में जा रही है, तो ये -20 है। और U जो है ऑब्जेक्ट है, अब ये जो लाइट पड़ रही है इस पर वो सीमिंगली वहां से आ रही है, तो इस रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो है जो इधर से 60 आया था तो इधर से 100 है क्योंकि इसका डायमीटर 40 है। हाँ सर, हाँ सर आ गया समझ में, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब जो है Sir, हाँ, if we assume a case where we get V as +60, how will it work? फॉर दिस, Yes, sir. If O हाँ dash is +60. करेक्ट, वो भी हो सकता है। तो अब उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बनेगा। मान लो कि ऐसा होता कि ये लाइट जब यहाँ पड़ता तो कन्वर्ज कर रहा होता और इससे भी आगे कन्वर्ज कर रहा होता, ये तो 40 पर ही है और यहाँ से तुम्हारा V +60 आता तो ये बीच में आ जाता उसके,
तो तुम्हें पता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी जो इमेज बनता आगे, यानी इससे आगे 20 पे, उसको तुम इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते विद अ यू ऑफ +20। समझे बात? Yes, sir. तो एक अब प्रॉब्लम करते हैं एक और, इसमें ये केस हाईलाइट हो जाएगा जो तुम पूछ रहे हो। ये ग्लास रॉड है जिसका एंड जो है हेमिस्फेरिकल है, और इसके सामने एक आइडेंटिकल ग्लास रॉड रखा है जिसका एंड भी हेमिस्फेरिकल है, और ऐसे इनफाइनेटली लॉन्ग है। ये भी ग्लास है, यानी 1.5 म्यू। ये भी ग्लास है, 1.5 म्यू। बाहर बीच में वैक्यूम है सब तरफ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 है। इस रॉड के अंदर इसके एक्सिस पे पीछे 50 पे ऑब्जेक्ट है O, 50 फ्रॉम दिस पोल। ठीक है, और दोनों रॉड्स का जो बीच का सेपरेशन है वो पता नहीं है, D, दैट इज नॉट नोन। तो ये पाया गया कि जब लाइट इधर ऑब्जेक्ट से निकला, ऑब्वियसली सब तरफ निकला होगा, बट जो लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट करके इस रॉड में पहुंचा, वो देखा गया कि वो पैरेलल बीम बन गया। सेकेंड रॉड में उसका पैरेलल बीम बन गया। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, तो उसके बाद वो पैरेलल जा रही है। इस बेसिस पे तुम्हें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ D, द सेपरेशन बिटवीन द टू। ट्राई करो इसको। सर आपका कैमरा। Sir,
आंसर्स तुम लोग होस्ट पे भेजना आप। सर एक पूछना था हम्म। सर, इधर डी के 2 आंसर्स आएंगे ना? नहीं, कैरव करेक्ट आंसर है। Sir, I sent the answer. हुसैन गलत है, आदित्य करेक्ट है। सर मैंने आंसर ध्रुविल गलत है, अनय गलत है। सर और इसमें वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पक्का लगेगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा तुम्हें। सर आप एक हिंट दे सकते हो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करें? यस सर में एक v बार इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा ना पैरेलल के लिए? यस, सिद्धार्थ गलत है, श्लोक गलत है, आदित्य आनंद गलत है।
सर आंसर भेजा। आर्यमान करेक्ट आंसर है। श्लोक गलत है। सर इस क्वेश्चन में एक डाउट है सर, सिंस v इज इंफिनिटी, लाइट्स कभी वो पैरेलल लाइट रेज कभी कन्वर्ज नहीं करेंगे, विल नो इमेज बी फॉर्म? पैरेलल लाइट रेज का मतलब है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अच्छा ओके सर। रोहन गलत है, गोपाल गलत है, प्रेक्षा करेक्ट है, अनय करेक्ट है। गोपाल गलत है, हुसैन गलत है, प्रणय के गलत है, दीपक गलत है। सर आप हिंट दे सकते हो क्या कि साइन क्या लेना है ऑब्जेक्ट का, मतलब डिस्टेंस का? एक मिनट। हर्षवर्धन गलत है, ध्रुविल गलत है, ध्रुव गलत है, स्वरा गलत है। सर आप सॉल्व कर दो ना, नहीं हो रहा। देखो पहला रिफ्रैक्शन तुम करोगे उससे तुम्हारा एक इमेज आएगा। सर उसका 50 सेंटीमीटर आ रहा है डिस्टेंस। हाँ सर 50 आ रहा है। अब इशू ये अराइज हो रहा है कि क्या 50 डी से बड़ा है या छोटा है। यस सर। तो दो हाँ केसेस बनते हैं, राइट? अच्छा सर, तो दोनों केसेस लेके सॉल्व करना है क्या? हाँ, तो टर्न्स आउट, मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, ये दो इंटरफेसेस हैं, एक ये है एक ये है, जो तीन मीडिया को सेपरेट कर रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन हो, पहले मैं अगले पेज पे इसको बता देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे इधर, क्योंकि एक जनरल आइडिया है कि मान लो एक इंटरफेस है और एक और इंटरफेस है। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हैं, कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये वाला कर्वेचर ऐसे भी हो सकता है, वो वाला कर्वेचर ऐसे भी हो सकता है। आई एम कंसिडरिंग ऑल केसेस, ठीक है? अब मान लो तुमने इधर में ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी जो इमेज बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द थ्री म्यूज आर एंड व्हाट द टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर, देयर आर इन टोटल 3 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वर्चुअल इमेज बनती हो, मतलब कि जब लाइट यहाँ पड़ रहा है तो वो डाइवर्ज कर रहा है, मतलब कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी इसी मीडियम में। हमारे प्रॉब्लम में नहीं हो रहा, वो जाने दो, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट कन्वर्ज हो रही है, लेकिन कन्वर्ज होने में दो सब पॉसिबिलिटी हैं। या तो इतना शार्पली कन्वर्ज हो रही है कि इनके बीच में ही कन्वर्ज हो जा रही है, तो एक रियल इमेज बन रही है यहाँ पे, जो फिर इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इस केस में तुम्हारा ये ओ है और यहाँ पे ओ प्राइम है, ये ओ है और ये ओ प्राइम है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो लाइट कन्वर्ज कर रही है वो ऐसे कन्वर्ज कर रही है कि वो आगे जाके कन्वर्ज करती, लेकिन ये बीच में आ गया, तो जो इमेज नहीं बन पाया उसको हम ओ प्राइम बोलेंगे। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। 3 ही रीजन है, तो 3 जगह इमेज बन सकती थी। अब जो ओ प्राइम इमेज है तीनों केसेस में, उसको तुम सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने वाले हो।
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ये मानो कि जो सेपरेशन है इनके बीच में वो d है, तीनों केसेस में जो दोनों इंटरफेसेस के बीच में डिस्टेंस है वो d है। जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो पहला वाला v आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा, अग्रीड? यस सर। और ये d है, तो अब जब तुम इसको इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हें u क्या लेना होगा? टोटल इतना, जैसे पिछला एक प्रॉब्लम हमने किया जिसमें वो 60 पीछे बन रहा था और अगला इंटरफेस 40 आगे था, तो वो टोटल तुमने 100 लिया था। तो तुम्हें v प्लस डी करना है, मतलब मैग्नीट्यूड्स ऐड होने चाहिए, लेकिन v तुम्हारा नेगेटिव साइन के साथ आया है, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? तुम्हें टेक्निकली d माइनस वी लिखना पड़ेगा। तुम लोग समझ रहे हो, ताकि d प्लस वी बन जाए वो। लेकिन क्योंकि ये इस तरफ है, इस इंटरफेस के जिसको तुम ऑब्जेक्ट बोल रहे हो ओ प्राइम, वो लेफ्ट पर है और इंसिडेंट लाइट राइट जा रही है, तो इस पे नेगेटिव साइन भी लगेगी। तो क्या बना ये? b माइनस डी। समझ गए तुम लोग? ये वाला क्लियर है पार्ट? सर एक बार वापस समझा। हाँ सर, एक सिंस v इज नेगेटिव, जब तुमने पहला वाला सॉल्व किया तो मैं कह रहा हूँ वो वाला केस पकड़ो जिसमें तुम्हारा वर्चुअल इमेज आ रहा है। वर्चुअल इमेज तुम्हारा यही साइड बन रहा है, तो v नेगेटिव आया होगा, मान लो -20, और d तुम्हारा मान लो 50 है। तो अब जब तुम इस ओ प्राइम इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट लोगे तो टोटल तुम्हें 70 डिस्टेंस लेना है, करेक्ट? सर सो वो d प्लस वी था, लेकिन वो v के माइनस साइन की वजह से वो। हाँ, तो ऐड करने के लिए d माइनस वी लिखना पड़ेगा ना। v is whatever came out here with the sign. So since your v has come out to be -20, when you put -20 it will become 50 minus -20 यानी 70। और माइनस साइन तो ऑब्वियसली है क्योंकि इस इंटरफेस पे जो इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे जा रही है, यही तो है इंसिडेंट लाइट जो अब यस बनेगी सर। इसमें, और ऑब्जेक्ट हाँ लेफ्ट में है, सर, तो v माइनस डी बन गया। समझ में आया ये चीज? यस ये वो केस है जिसमें कि तुम्हारा v पॉजिटिव आएगा। पहला वाला जब तुम सॉल्व करोगे रिफ्रैक्शन तो तुम्हारा v आ गया और ये पूरा d है। तो अब जब तुम इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसकी वैल्यू कितनी है? d माइनस वी है। माइनस वी यस सर। लेकिन अगेन ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है इंटरफेस के, इस इंटरफेस के, और लाइट इधर जा रही है, तो तुम लिखोगे u एज माइनस ऑफ d माइनस वी विच विल अगेन बिकम v माइनस d, बराबर। और तीसरा केस जो है उसमें क्या होगा? d जो है v से छोटा है, d ये है, और v तुम्हारा ये पूरा आया होगा, पहला वाला केस का पॉजिटिव v आया होगा। तो अब जिसको तुम ऑब्जेक्ट मान रहे हो उसका डिस्टेंस इस पोल से v माइनस डी है क्योंकि v यस बड़ा है, सर। तो डी लेकिन माइनस ये पॉजिटिव साइन के साथ लेना है तुम्हें, वी माइनस क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है राइट पर है और इंसिडेंट लाइट भी राइट जा रही है, तो इधर भी v माइनस डी बन गया। यस तो मतलब तीनों केसेस में फॉर 3 डिफरेंट रीजंस अल्टीमेटली the object distance for the second refraction is always v minus d, where v is whatever you got from the first refraction with the sign। तुम लोग समझ गए? रीजन अलग अलग है। यहाँ पे d माइनस वी इसलिए किया क्योंकि d प्लस वी करना था, लेकिन v माइनस है तो d माइनस माइनस वी करके d प्लस बनेगा, और माइनस साइन लगाए तो v माइनस डी बन गया। यहाँ रीजन अलग है, v जो है वो d से छोटा है तो बचा हुआ डिस्टेंस d माइनस वी है, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस लगाएंगे तो v माइनस डी बन गया। और यहाँ पे v d से बड़ा है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है इसके लिए, तो ये v माइनस डी लेना है, और क्योंकि आगे है तो प्लस लेना है, तो भी v माइनस डी बन गया। मतलब कि एक्चुअली तुमको सोचना नहीं होता है कि v d से बड़ा है या छोटा है, या v इधर बन रहा है या उधर बन रहा है उधर बन रहा है। जो भी तुम्हारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन से v आया with whatever sign, you take the second u as v minus d and you will get the correct thing। समझ गए तुम लोग? तो अब गोइंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, तुम लोग इसी झमेले में फंस रहे थे कि तुम्हारा पहला रिफ्रैक्शन से और मैंने ये सब कुछ करेक्ट किया था, लेकिन एंड में वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए रेडियस को 20 ले लिया गलती से 10 के बजाय। अच्छा ठीक है, सिली मिस्टेक्स मत करो। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में मैं लिखूंगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए μ1 है 1.5, μ2 है 1, r है -10 और u है -50। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगी वो ग्लास से वैक्यूम में हो रही है।
कर्वेचर नेगेटिव 10 है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट है और इंसिडेंट लाइट राइट को जा रही है। तो जब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला तो मैं लगाऊंगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इससे तुम्हारा v जो है वो +50 आ जाएगा, मतलब रियल इमेज तो बन रही है, राइट को बन रही है, ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो रही है। लेकिन अब क्योंकि हमें d पता नहीं है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये हो रहा है कि ये हो रहा है। हो सकता है d 50 से कम हो तो ये हो रहा होगा, हो सकता है d 50 से ज्यादा हो तो ये हो रहा होगा, लेकिन हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे केस केस लेके सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि जो सा भी केस हो अगला u मेरे को v माइनस डी ही लेना है। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए take u as v minus d, where v is image distance from first refraction। फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो भी तुम्हारा v आया है वो लेके डाल दो। और सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए μ1 कौन होगा 1, μ2 कौन होगा 1.5, क्योंकि ये वैक्यूम से ग्लास में जा रहा है, r इसका +10 हो जाएगा। तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, समझे तुम लोग? 50 माइनस डी डायरेक्टली लिख दिया मैंने। इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। और क्योंकि लाइट बीम पैरेलल हो गई है उसका मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ये जो v है इसको हम इन्फिनिटी डाल देंगे। तो मेरी इक्वेशन हो गई 1 बाय d माइनस 50 इक्वल्स टू 1 बाय 20 which gives me d equals to 70। सबको क्लियर हो गया है प्रॉब्लम? और ये जनरल आइडिया सब समझ गए कि जब तुम्हारे पास एक रिफ्रैक्शन फॉलोड बाय अनदर रिफ्रैक्शन होता है तो तुम्हें एक्चुअली ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा पहला रिफ्रैक्शन से जो इमेज है वो वर्चुअल है या वो रियल है और बीच में बन रहा है, या वो रियल है और उसके भी आगे बन रहा है। तीनों ही केसेस में अगले वाले रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तुम डायरेक्टली ले लो पिछला वाला इमेज डिस्टेंस माइनस वॉट एवर दिस डी इज, और पिछला वाला इमेज डिस्टेंस तुम उसके करेक्ट साइन के साथ लो। नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव आया, हमारा पिछला पॉजिटिव आया था 50 तो मैंने डायरेक्टली 50 माइनस डी लिख दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे जो है 3 4 ऑलराइट, तो ये तो हो गए रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस के 2-3 प्रॉब्लम्स, राइट। आई होप तुम लोगों को सबको समझ में आ गया कैसे आर का साइन डिसाइड करते हैं, यू वी कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम इसका एक स्पेशल केस देखेंगे विच इज एक्चुअली द मोर इम्पोर्टेंट सिचुएशन। प्रॉब्लम्स के वेटेज के हिसाब से ज्यादा क्वेश्चंस किसमें से आते हैं उसके हिसाब से ये नियर नॉर्मल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक स्पेशल केस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है नियर नॉर्मल रिफ्रैक्शन at spherical interface special case है planar interface। what if the interface is planar? सर इसमें आर को इन्फिनिटी की तरफ लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला ये है कि mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r। सर आपका वीडियो सब कुछ फ्रीज हो गया। हो गया है। हाँ सर अभी ठीक है। सर अभी
आवाज आ रही तुम लोगों को? सर बहुत ब्लर आ रहा है कैमरा। हाँ सर बहुत ब्लर है। ब्लर है क्या? हाँ सर। एक सेकंड रुको, यस 1 सेकंड। अभी ठीक है? नहीं सर अभी, हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है सर अभी ठीक है। ओके तो अब प्लेनर इंटरफेस वाला केस में क्या होता है? सर एक डाउट था मेरे को। हाँ बोलो। सर अगर हम एक बहुत ही मोटी ग्लास की ब्रिक लें और सर एक बहुत ही पतली सी ग्लास की मेम्ब्रेन लें तो सर रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा क्या दोनों में? नहीं, डिपेंड्स ऑन कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हो तुम। सर मतलब तो अगर एंगल चेंज जो हुआ नहीं है। देखो, अगर अगर स्लैब है तो स्लैब तो वैसे भी डिविएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, यस सर। लेकिन वो लैटरल शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि लाइट ऐसे हाँ गया फिर, तो वो लैटरल शिफ्ट तो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता था। वो फॉर्मूला तुम देखो, याद करो, रिजल्ट जो आया था टी पे डिपेंड करता था, जितना थिक होगा उतना ज्यादा शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। हाँ सर। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें भी तुम देखोगे कि एक इफेक्ट होता है विच इज एपेरेंट डिस्टेंस, वो भी स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड करेगा, जितना थिक होगा उतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके सर, थैंक यू। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारा नियर नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन प्लेनर इंटरफेस पे हो रहा है। प्लेनर इंटरफेस का मतलब है कि ये आर को मैं इन्फिनिटी टेंड करा दूंगा, बिकॉज अ प्लेन इज बेसिकली अ स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। Just like a line is a circle of infinite radius of curvature, a plane is a sphere of infinite radius of curvature. मतलब जो अभी तक हम ये कर्वेचर देख रहे थे, इसको सीधा कर दो, प्रॉब्लम यही है, लेकिन इस कर्वेचर को तुम ऐसे कर दे रहे हो, सीधा कर दे रहे हो, तो फिर यू वी कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर यहाँ तुमने इन्फिनिटी डाल दिया तो पूरा राइट हैंड साइड खत्म हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ गया कि इमेज डिस्टेंस इज डायरेक्टली गिवन बाय μ2 by μ1 टाइम्स u। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो तुम्हें बेसिकली बताता है कि अगर प्लेनर इंटरफेस के थ्रू तुम देख रहे हो नियरली नॉर्मली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो तुम्हें इमेज कहाँ दिखेगा, गिवन की ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है और दोनों मीडियम का म्यू पता है। ये वो वाला चीज है जिसको हम अदरवाइज बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करोगे। कि लेट्स से अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि एक मान लो पानी है, पानी का सरफेस है, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ राइट डायरेक्टली इनटू द वाटर, तो मैं नियरली नॉर्मली देख रहा हूँ, नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और पानी में एक फिश है, फिश तो मैं बना रहा हूँ मगर अज्यूम करो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
और फिश का जो डेप्थ है पानी के सरफेस से वो है 12, ठीक है, वो पानी में है। पानी का म्यू जो है एज यूजुअल 4/3 और बाहर में वैक्यूम ले लेते हैं। अब पहले तुम लोग केवल डायरेक्ट इंट्यूशन से बताओ कि जब मैं इसको देखूंगा डायरेक्टली डाउन इनटू द वाटर एट द फिश, क्या फिश मेरे को 12 का ही डेप्थ पे लगेगा या 12 से कम? थोड़ा छोटा ट्वेल्व से कम डेप्थ पे लगेगा, यस ठीक है। तो ऑल्दो हमें ये पहले से जानने की जरूरत नहीं कि कम पे लगेगा या ज्यादा पे लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमें वही बताने वाला है, लेकिन इट्स गुड टू हैव सम आइडिया, रफ आइडिया ऑफ वेयर इट विल सीम टू बी। तो इसके लिए तुम एक एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो। स्विमिंग पूल तुम सबने देखा होगा, तो यू मस्ट हैव हैड द एक्सपीरियंस कि अगर हम स्विमिंग पूल में देखते हैं किसी को जो खड़ा हुआ है स्विमिंग पूल में विद देयर फीट ऑन द फ्लोर, मान लो डीप नहीं है पूल और पानी क्लियर है, तो तुम देखते हो कि जो उसका बॉडी का पार्ट जो है पानी के अंदर है वो वियर्डली कंप्रेस लगता है, छोटा लगता है। उसके टांगे पैर जो है वो ऊपर से आगे होते हैं। सो जो उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है जो पानी के बाहर है वो नॉर्मल साइज लगता है और नीचे का जो है कंप्रेस्ड सा लगता है। या पूल का डेप्थ भी कभी कभी इल्यूजन हो जाता है कि उतना नहीं है जितना वो एक्चुअली है। अगर पानी क्लियर है और तुम देख रहे हो नीचे कभी उन्होंने लाइंस पेंट किया होता है वो स्विमिंग करने के लिए गाइडिंग लाइंस, तो वो उतना डीप नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि काफी ऊपर है, लेकिन एक्चुअली वो डीप होता है क्योंकि वो डेप्थ हमें कम लगती है। कभी कभी स्विमिंग पूल्स में वो नोटिस भी उन्होंने लगाया होता है कि पूल का डेप्थ इज एक्चुअली द पूल इज डीपर देन इट सीम्स, बी केयरफुल, है ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि जब हम रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो सारी चीजें जो कहीं पर हैं वो क्लोजर टू द सरफेस लगती हैं। एवरीथिंग सीम्स क्लोजर टू द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। तो अब उसको हम ये फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं कि अब मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन तो यही है कि जो तुम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस, या तुमने जो उससे पहले देखे थे एग्जांपल कि तुम स्फीयर में से देख रहे हो किसी चीज को, राइट, जैसे ये। बस हमने क्या किया है, जो कर्वेचर है उसको हमने स्ट्रेटन आउट करके प्लेनर बना दिया है। तो इस ड्राइंग को अगर मैं ऐसे बना दूं तो तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब अभी तक केस था कि ये कर्वेचर था, ये तुम्हारा एक्सिस है, मेन एक्सिस है, और तुम इस फिश को देख रहे हो और अगेन लाइट किधर से किधर जा रही है, पानी में से वैक्यूम में जा रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट फिश है, मेरी आंख में लाइट जाना चाहिए। तो म्यू1 जो है वो पानी हो जाएगा, म्यू2 जो है वो वैक्यूम हो जाएगा, और u और v कहाँ से मेजर होते हैं? पोल से। ये पोल है इंटरफेस का, ठीक है, इंटरफेस प्लेनर हो गया इंस्टेड ऑफ बीइंग कर्व्ड दिस वे और दैट वे, बट दिस इज द पोल। तो u तुम्हारा क्या हो गया? -12। तो अब ये फॉर्मूला जो है तुम्हें v बताएगा, यानी मछली कहाँ दिखेगा वो हमें ये फॉर्मूला से पता चलेगा, विच इज द स्फेरिकल वाला स्पेशल केस। मैं लिख देता हूं इसमें अगेन कि म्यू1 मीडियम from where light is incident on interface, mu2 medium into which light refracts, ठीक है। तो applied to my situation that means that, और क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड द apparent depth of the fish। apparent का मतलब होता है जो देखने से लग रहा है, जो एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में 12 है, लेकिन apparent is what it seems like। तो v equals to mu2 by mu1 times u। mu2 है 1, mu1 है 4/3 और u है -12, तो ये आ गया -9। यानी कि फिश का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस तो 9 है, और कौन सी डायरेक्शन में किधर दिखेगा फिश? इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है और तुम्हारा v नेगेटिव आया तो इधर दिखेगा, यानी 9 पे इधर ही दिखेगा। ऑब्वियसली पानी में फिश है तो पानी में ही दिखेगा, पानी के बाहर तो नहीं दिखेगा, लेकिन नॉट एट द डेप्थ एट विच इट एक्चुअली इज बट एट अ लेसर डेप्थ, यानी तुम्हें मछली जो है वो यहाँ कहीं दिखाई देगी। और उसका कारण ऑब्वियसली ये है कि अगर तुम एक पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और तुम इसको देख रहे हो नॉर्मली, तो हो क्या रहा है कि लाइट जब जा रही है तो जब वो इंटरफेस पे पहुंच रही है तो क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं हम, तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जा रही है।
और इसलिए जब मेरी आंख में जा रही है तो मेरी आंखें तो वही कर रही हैं जो वो करती हैं कि भाई इसको पीछे ले जाओ और जहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए उसको सीमिंगली लगता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक्चुअली क्लोजर टू द इंटरफेस है, विच इज द इमेज पास। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखो कि वाइसी वर्सा, अगर मछली मेरे को देख रहा है ऊपर की तरफ, तो क्योंकि मछली क्योंकि डेंसर मीडियम में बैठ के मेरे को देख रहा है जो रेयर मीडियम में है, तो मछली के लिए इसका उल्टा इफेक्ट होगा। लाइट आएगा ऐसे और फिर क्लोजर टू नॉर्मल बेंड हो जाएगा, तो जब उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे तो और पीछे से आ रहा होगा। जब तुम डेंसर में से रेयर मीडियम में देखते हो तो डिस्टेंसेस स्केल अप हो जाते हैं, और जब तुम रेयर में से डेंसर मीडियम में देखते हो तो डिस्टेंसेस स्केल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम मछली जब मुझे देखेगा तो मैं ऑब्जेक्ट हूँगा और लाइट ऐसे जा रही होगी, तो ये μ1 हो जाएगा और ये μ2 हो जाएगा। तो यहाँ जो रेशियो है वो 1/4/3 के बजाय 4/3/1 हो जाएगा। तो ये जो भी नंबर है ये 4/3 के फैक्टर से स्केल अप हो जाएगा, जबकि इधर ये 3/4 के फैक्टर से स्केल डाउन हो जा रहा है। बस तो ये जनरली ध्यान रख लो कि रेयर में से डेंसर, स्विमिंग पूल का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। तुम हमेशा रेयर मीडियम में होते हो हवा में, और तुम पानी में देखते हो तो चीजें कम डेप्थ पे लगती हैं। उल्टा एग्जांपल जनरली इंट्यूटिव नहीं है, क्योंकि पूल के नीचे से बाहर देखना एक कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस ऑल्सो पानी का सरफेस मूव करता रहता है, तो पानी के नीचे से बाहर का विजिबिलिटी भी बहुत खराब होता है। बट इफ एट ऑल you could see from underwater at somebody standing by the edge of the pool, you would find them to be taller than they are. उसका सर जो है और दूर दिखता, जैसे बाहर से पानी में टांगे कंप्रेस हो गया है, वैसे पानी में से बाहर देखते तो और लॉन्गर दिखता था। तो बस ये जनरल आइडिया दिमाग में रख लो कि डेंसर में से रेयर दिखते हैं तो स्केल अप करना है, और रेयर में से डेंसर में देखते हैं तो स्केल डाउन करना है। और स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए भी देखो, वैसे तो फॉर्मूला है क्लियरली μ2/μ1, तो एक बार तुम ये चेक कर लो कि कौन μ2 है कौन μ1 है, जो कि बेसिकली इससे डिसाइड होता है कि किसको देखा जा रहा है। जिसको देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और उसी साइड का μ1 होता है। जैसे इधर तुम मछली को देख रहे हो, क्वेश्चन है कि मछली कहाँ दिखेगा, तो मछली ऑब्जेक्ट है, तो मछली ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वाला मीडियम जो है उसी को μ1 लेने, और जिसमें जा रहा है उसको μ2 लेंगे। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट होता, मछली मेरे को देख रहा होता, तो ये μ1 होता और ये μ2 होता। तो वैसे फॉर्मूला तो क्लियर कट है, तुम लगा लोगे, ठीक से देख लोगे कौन ऑब्जेक्ट है, लेकिन फॉर बीइंग एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मोर क्विकली, अब हर बार तुम अगर पहले ये सोचोगे कि ऑब्जेक्ट ठीक है, मे बी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट स्टिल इट टेक सम टाइम टू सी कौन ऑब्जेक्ट है, लाइट किधर जा रही है। मैं पर्सनली इसको ऐसे प्रेफर करता हूँ करना, एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग भी ऐसे करो, इज दैट कि जब तुम दो मीडिया की बात कर रहे होते हो, जैसे यहाँ पे एक 4/3 और एक 1 है, तो क्योंकि यही तो फिगर आउट करना है कि किसको μ2 लेना है किसको μ1 लेना है, तो दो पॉसिबिलिटी अराइज करती है रेशियो की, एक है 1/4/3 और एक है 4/3/1। और कोई भी दो नंबर्स का रेशियो, अगर तुम दो रेशियो ले लो उनके, तो एक 1 से बड़ा होगा और एक 1 से छोटा होगा। जैसे 1 और 4/3 का एक रेशियो है 4/3 और एक है 3/4। अगर तुम्हें ये जनरल आइडिया दिमाग में रहे कि तुम्हें स्केल डाउन करना है कि स्केल अप करना है, कि तुम रेयर से डेंसर में देख रहे हो तो तुम्हें पहले ही आइडिया रहे कि छोटा करना है, तो तुम ऑटोमेटिकली 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 को। मतलब ये सोचना ही नहीं कि कौन μ2 कौन μ1 है। लेकिन अगर मैं बाहर इधर से उधर देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हैव दिस रफ आइडिया इन योर हेड एंड दैट विल मेक इट क्विकर फॉर यू टू मल्टीप्लाई द करेक्ट स्केलिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब मैं एक सर प्रॉब्लम आप वो रिपीट कर सकते हो, क्या चीज? ऑब्जेक्ट μ1 या μ2 का वो आपने बोला था, कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? μ1 और μ2 इससे डिसाइड होता है कि किसको देखा जा रहा है, हु इज द थिंग बीइंग सीन, whoever is the thing being observed is the object। और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है वो μ1 होता है, क्योंकि लाइट उधर से आ रही होती है। अगर मैं मछली को देख रहा हूँ तो मछली से लाइट आएगा और मेरी आंख में जाएगा, तो लाइट का ट्रेवल ये है, तो लाइट जिधर से आ रही है वो μ1 लेना है और जिधर जा रही है वो μ2 लेना है। समझा सर। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में तुम लोग इसका ओरली आंसर बता दो, फिर मैं प्रॉब्लम देता हूँ ढंग का। इसी 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 एग्जाम्पल में मान लो कि एक बी है जो हवा में उड़ रहा है, पानी के ऊपर 12 सेंटीमीटर पे, और मैं पानी के अंदर बैठ के इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पानी के नीचे हूँ, आई एम अंडर वाटर, और पानी का μ 4/3 और बाहर का μ1 है, तो मेरे को बी कितना हाइट पे दिखेगा पानी के सरफेस से? 16 सेंटीमीटर। तुम्हें डायरेक्टली 4/3 मल्टीप्लाई करना है, स्केल अप करना है, और उसका कारण अगेन ये है कि जब बी से लाइट आएगी तो क्योंकि अब वो डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, तो जब मेरी आंख में जाएगा तो मेरा आंख उसको जब बैक ट्रैक करेगा तो वो एक दूर का पॉइंट से आता हुआ लगता होगा, तो बी मेरे को एक्चुअली उधर दिखाई देगा और 16 पे दिखाई देगा।
ठीक है, करेक्ट है। ऑल राइट, तो अब तुम लोग ये प्रॉब्लम कर लो कि एक टैंक है, उसमें पानी है, उसमें मच्छी तैर रहा है और ऊपर एक बी उड़ रहा है। बी का हाइट पानी के सरफेस से 12 है, मच्छी का डेप्थ पानी के सरफेस से 12 है और मच्छी के नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर भी 12 है। एडिशनली बॉटम ऑफ द कंटेनर को मिरर बनाया हुआ है, प्लेन मिरर है, और एज ऑलवेज पानी का म्यू जो है वो 4/3 है और बाहर जो है वो वैक्यूम या एयर है, म्यू 1। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कई सारी चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले बग बी जो है वो नीचे दिखेगा तो उसको फिश दिखेगा, ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिश ऊपर देखेगा तो उसको बी दिखाई देगा, ये पार्ट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब एडिशनली क्योंकि मिरर है नीचे तो और भी चीजें देखी जा सकती हैं। फिश खुद को मिरर में देख सकता है, फिश बग को मिरर में देख सकता है, बग फिश को मिरर में देख सकता है और बग खुद को मिरर में देख सकता है। तुम लोग समझ गए ये 4 नई पॉसिबिलिटीज? यस सर। यस सर। राइट, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे और इससे हमें सारे केसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सर हम सॉल्व करेंगे मतलब हमें खुद करना पड़ेगा ना? हाँ, तुम सॉल्व करोगे, मैं Yes. पहले बता देता हूँ कि पहले तुम लोग कौन सा करो। अच्छा, लेकिन उससे पहले टेल मी दिस कि जो ये अलग अलग केसेस हैं, मैं इनको लेबल कर देता हूँ। केस ए, पहले बेसिक वाले केसेस तो हो चुके हैं। बग सीज फिश वाला केस ऑलरेडी हो चुका है। बी सीज एफ, ऑलरेडी इसका आंसर 9 आ चुका है, राइट? Yes. एंड एफ सीज बी का ऑलरेडी आंसर 16 आ चुका है। सर बट ओवर हियर वो खुद भी डिस्टेंस पे है ना, मतलब हाँ, वो ठीक है, तो वो सरफेस से हम आंसर लिख रहे थे। अगर खुद से आंसर लिखना है तो ऐड कर दो उसमें। जैसे अगर मैं बोलूं कि बी को फिश खुद से कितना दूरी पे दिखेगा, तो पानी का सरफेस से तो 9 पे दिख रहा है और प्लस 12 ऐड कर दो तो अपने से 21 पे दिखेगा। क्योंकि ये ध्यान रखो कि ये जो फॉर्मूला है इसमें तुम जो यू डाल रहे हो वो भी तुम इंटरफेस से डाल रहे हो जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है। ये फॉर्मूला इस इंटरफेस पे अप्लाई करता है, तो जो भी यू भी आते हैं वो इसी इंटरफेस से आते हैं। तो जब तुम यू डाल रहे हो 12 तो वो मछली का डिस्टेंस है इंटरफेस से, और जो तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग वी आ रहा है वो मछली का इमेज का डिस्टेंस है इंटरफेस से ही। फिर अगर तुम बोलना चाहते हो कि मेरे से कितना डिस्टेंस है, तो तुम्हारा जो इंटरफेस से डिस्टेंस है वो उसमें ऐड कर दो। राइट, क्लियर? लेकिन इस फॉर्मूला से जो डिस्टेंसेस आते हैं, वी की जो वैल्यू आती है वो इंटरफेस से ही आता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यू जो है इंटरफेस से मेजर होता है तो वी भी इंटरफेस से ही मेजर होता है। फिर अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरे से कितना दूर है और इससे कितना दूर है तो एडिशनली तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अब सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट क्या है? फिश सीज इट्स इमेज इन द मिरर, एफ प्राइम है मच्छी का इमेज मिरर में। इसका आंसर भी तुम लोग मेरे को ओरली बता सकते हो। 24 फ्रॉम द फिश। 24 from fish. हाँ, मैं एक्चुअली सब सारे डिस्टेंसेस करेक्ट करके उसमें लिख देता हूँ जहां से देखो जो देख रहा है उससे कितना डिस्टेंस। यस, ठीक है, तो ये जो 9 है 9 एक्चुअली + 12 हो जाएगा। ये है 21, करेक्ट? यस Yes. सर, Yes. 28 हो ये जाएगा। ये हो जाएगा 28. 28। तुम देख रहे हो कि जब बी फिश को देख रहा है तो उसका जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है वो 24 है, लेकिन उसको दिख रहा उससे कम है। जब फिश बी को देख रहा है तो भी उसका ज्योमेट्रिकल 24 है, लेकिन दिख रहा उससे ज्यादा है। अगेन फॉर द फैक्ट दैट जो उधर का रीजन है वो एक्सपैंड हो गया, इसके लिए इधर का रीजन कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो अब फिश सीज फिश प्राइम का आंसर क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। ये सब समझ गए? Yes, sir. इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। रिफ्लेक्शन में म्यू का कोई रेलेवेंस नहीं है। तुम पानी के अंदर बैठ के मिरर को देखो या हवा में बैठ के मिरर को देखो, मिरर से जो तुम्हारा डिस्टेंस है उसको डबल करना है।
सर फिश अपने से 24 सेंटीमीटर दिखता है राइट? हाँ, ये सारे अपने से ही है, ठीक है सर। सारे वैल्यूज में लिख रहा हूँ एज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सन इटसेल्फ, द पर्सन हु सीन, द ऑब्जर्वर। अब बग सीज इमेज ऑफ फिश, सो 39 होगा सर शायद से। और एक सेकंड रुक जाओ, फिश एक सीज इमेज ऑफ बग एंड बग सीज इट्स ओन इमेज। ये 3 केसेस बच रहे हैं। इनमें पहले, बिफोर यू सॉल्व इट, लेट अस बी मोर सिस्टमैटिक अबाउट इट। इनमें से, इन 4 केसेस में से, इन 3 केसेस में से एक्चुअली फिश सीज फिश वाला भी ले लो, फिश सीज फिश इमेज भी ले लो, सारे ही ले लो, चलो 6 के 6 केस ले लो। ये सारे जो केसेस हैं ये आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस एंड हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस नीड टू अकर। जैसे फिश सीज इट्स ओन इमेज में कितने रिफ्रैक्शन लगेंगे? 0 और कितने रिफ्लेक्शन लगेंगे? 1। बग सीज फिश एंड फिश सीज बग में कितने रिफ्लेक्शन लगेंगे? 0 reflections, 1 reflection, 1 refraction. refraction. 0 रिफ्लेक्शंस एंड 1 रिफ्रैक्शन। यस लेकिन जो सबसे कॉम्प्लेक्स केस है, बग सीज इटसेल्फ इन द मिरर में कितने रिफ्लेक्शन और कितने रिफ्रैक्शन लगेंगे? 1 reflection, 2 reflection, 2 refractions and 1 One reflection. reflection, two refraction. करेक्ट, 1 reflection, 2 refraction. करेक्ट। 2 रिफ्रैक्शन लगेंगे और 1 रिफ्लेक्शन लगेगा। पहले Yes. तो बग से लाइट जाएगी, वो पानी में रिफ्रैक्ट करेगी, फिर वो, तो 1 रिफ्रैक्शन हो गया, फिर वो मिरर को स्ट्राइक करेगी और वापस आने लगेगी, तो बग की इमेज बनी मिरर में। यस सर। अब ये लाइट जो ऑलरेडी एक बार रिफ्रैक्ट और एक बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है, अभी वापस जा रही है और फिर रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि बग को ही देखना है तो लाइट को वापस जाना पड़ेगा वैक्यूम में, तो एक और बार रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगी और बग की आंख में जाएगी, तब वो अपना इमेज देखेगा मिरर में। सो दिस इज द केस विच रिक्वायर्स द मोस्ट नंबर ऑफ फिनोमिना। ठीक है, बग सीज इटसेल्फ इन द मिरर। फिश सीज बग इमेज इन द मिरर में क्या लगेगा? सर 0 रिफ्रैक्शन एंड 1 नहीं रिफ्लेक्शन। नहीं, 1 refraction. 1 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन। reflection. अरे हाँ सर 1 रिफ्लेक्शन। बग से पहले लाइट जाएगा, एक बार रिफ्रैक्ट करके पानी में, और फिर मिरर को स्ट्राइक करेगा तो बग का इमेज बनेगा मिरर में। फिर जब वो ऊपर चढ़ेगा वापस, तो सिर्फ फिश तक जाना है, क्योंकि फिश देख रहा है उसको, तो फिर से आप उसको रिफ्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। तो पहले तो हमने एक सेंस में सारे केसेस को वो कर लिया, सिस्टमैटिक तरीके से देख लिया कि भाई किसमें कितने कितने लग रहे हैं, और जितने जितने लग रहे हैं उतनी बार वो इक्वेशन लिखनी पड़ती है। बेसिकली अगर तुम रिफ्लेक्शन लगा रहे हो, अगर तुम रिफ्रैक्शन लगा रहे हो, तो जितनी बार रिफ्रैक्शन लगा रहे हो उतनी बार तुम्हें वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, v इक्वल्स टू μ2 by μ1 u। और जितनी बार रिफ्लेक्शन लगा रहे हो उतनी बार तुम्हें रिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली प्लेन मिरर के लिए रिफ्लेक्शन की इक्वेशन बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू माइनस यू, राइट। तो चलो हम लोग जो है पहले करते हैं बग लेकिन सीज। for the mirror जो हम लोग distances निकाल रहे हैं, we have to take it with respect to the mirror, right? Like mirror को मतलब हाँ, वो हाँ, थोड़ा अगर ऊपर दिखे। जब तुम इमेजिंग करने जाओगे कि मिरर जब इमेज बनाएगा इनमें से किसी का, तो वो किधर बनाएगा, तो उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मिरर से कितना दूरी पे दिख रहा है, तभी तुम उसको पीछे फोल्ड करते हो। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, करेक्ट है वो। अच्छा, तो पहले हम बोलते हैं कि बग जो है मछली का सर हम इमेज लोग को ट्राई देख। करें। हाँ, तुम लोग ट्राई करोगे, तो पहले तुम लोग मुझे डी सॉल्व करके बताओ आंसर, बोलना नहीं। डी है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी में करेंगे, पहले डी सॉल्व कर रहे हैं, तो डोंट सॉल्व ऑल ऑफ देम, जस्ट सॉल्व डी फर्स्ट एंड टेल मी द आंसर। कि बग सीज इमेज ऑफ फिश इन द मिरर, तो उसका क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द बग? सारे डिस्टेंस ऑब्जर्वर से बताने हैं तुम्हें। एक सेकंड रुक जाओ, मैं लॉग इन करता हूँ दूसरे अकाउंट से, सो दैट आई कैन रीड द चैट आंसर्स आल्सो। 1 सेकंड। सो होस्ट पे भेजना है ना? हाँ, अब तुम मुझे आंसर्स भेजोगे co-host पे, नॉट ऑन होस्ट। व्हाटएवर इज योर आंसर, प्लीज सेंड इट ऑन co-host।
गोपाल, तुम लोग सब मुझे बग से ही बता रहे हो ना डिस्टेंस उसका? यस सर। यस सर। ठीक है, रुको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट है। गोपाल करेक्ट है, आदित्य प्रचंड करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, हुसैन गलत है, श्लोक गलत है, विवान करेक्ट है, आर्यमान गलत है, गार्गी करेक्ट है, पलाश राउत करेक्ट है, आदित्य अनंत गलत है, हर्षवर्धन गलत है, सुजल गलत है, सम्या करेक्ट है, दीपक गलत है, प्रेक्षा करेक्ट है, प्रणय के गलत है, कृति बंसल गलत है, रोहन गलत है, हुसैन गलत है, ध्रुविल गलत है, सुजल गलत है, आर्यमान कोठारी करेक्ट है, सिद्धार्थ किनी करेक्ट है, कैरव ई का तुम बता रहे हो ना? दोनों का सेकंड रुक जाओ। कैरव ई भी करेक्ट है तुम्हारा, प्रणय के गलत है, श्लोक गलत है, रोहन गलत है, कैरव एफ भी करेक्ट है तुम्हारा, आदित्य ई गलत है, आदित्य प्रचंड, हर्षवर्धन गलत है, सुजल गलत है, विवान ई गलत है, श्लोक करेक्ट आंसर है अभी। रोहन गलत है, डी। ध्रुव कौन से का आंसर बोला है तुमने? ये सर डी का। नहीं, गलत है। दीपक करेक्ट है अभी, पलाश ई करेक्ट है, विवान ई करेक्ट है, प्रणय के गलत है, आदित्य प्रचंड ई करेक्ट है। सॉरी सर, गलती से कर दिया। सर ई का चेक कर सकते हो प्लीज? गोपाल ई का गलत है, सिद्धार्थ किनी ई करेक्ट है, श्लोक ई गलत है, ध्रुविल गलत है, दिव्यांश डी करेक्ट है, आदित्य एफ करेक्ट गलत है, आदित्य प्रचंड, दिव्यांश डी करेक्ट है, पलाश एफ गलत है। सर मेरा करेक्ट है सर, मैंने नहीं, ओके। हर्षवर्धन डी करेक्ट है,
विवान एफ गलत है, अनय ई गलत है। कृति डी गलत है। गोपाल गलत है। सिद्धार्थ किनी एफ करेक्ट है। अनय ई गलत है। आदित्य एफ गलत है। पलाश एफ गलत है। पलाश एफ करेक्ट है, सॉरी। प्रेक्षा ई गलत है। विवान एफ करेक्ट है। गोपाल गलत है। दीपक ई गलत है। प्रेक्षा ई करेक्ट है। ध्रुविल ई गलत है। प्रेक्षा एफ गलत है। प्रणय के डी गलत है। श्लोक ई गलत है। आदित्य प्रचंड एफ करेक्ट है। हर्षवर्धन ई गलत है। दीपक ई गलत है। कृति डी ई गलत है। ध्रुविल गलत है। गोपाल एफ गलत है। प्रणय सर के लूका भेजा। एक मिनट। वरुण अग्रवाल डी करेक्ट है। नहीं, एक सेकेंड। वरुण अग्रवाल तुम्हारा डी जो है वो एक्चुअली ई का आंसर है। ई गलत है और एफ करेक्ट है। श्रीनिधि ई गलत है। गौतम ई गलत है। रोहन ई गलत है। श्लोक एफ गलत है। ध्रुविल गलत है। प्रणय के डी गलत है।
हर्षवर्धन ये गलत है, प्रेक्षा एफ करेक्ट है, अनय सावंत एफ करेक्ट है। दीपक ये किसका आंसर है? आगे लिख दो। सर आप डी पार्ट सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ ठीक है। दीपक ई करेक्ट है, अनय ई गलत है, गोपाल एफ गलत है। तो अभी जो है अनय ई करेक्ट है, अनय के ई गलत है, रोहन ई गलत है। चलो मैं डी सर पार्ट आप सॉल्व, एक ही सेकंड सर, 1 मिनट रुक सकते डी सॉल्व कर रहा हूँ, डी। हैं? हाँ सर डी चले। तो डी पार्ट के लिए श्लोक ई गलत है। डी पार्ट के लिए बग विल सी फिश का इमेज। अब फिश का इमेज तो हम बना ही चुके हैं ऑलरेडी, तो बग, अगर हम डी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो बग यहाँ बैठा है, पानी का सरफेस उससे 12 नीचे है, और फिश जो है 12 नीचे है, मिरर 24 नीचे है, और फिश का इमेज उसके भी नीचे 12 है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि जगह खाली छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिश का इमेज मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली 36 नीचे है सरफेस ऑफ वाटर से। डू यू एग्री? यस यस सर। और फिश का इमेज अब एक ऑब्जेक्ट की तरह है, एनी ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक फिश वाज एन ऑब्जेक्ट जो 12 डेप्थ पे था, तो 12 स्केल डाउन हो गया 3/4 से, तो 9 हो गया। तो फिश का इमेज भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो अंडर वाटर है 36 डेप्थ पर। तो 36 को अगर तुम स्केल डाउन करोगे 3/4 से और उसमें 12 ऐड करोगे क्योंकि बग से नाप रहे हो, तो कितना हो जाएगा? 39। दैट्स द आंसर टू डी। फिश का तुमने कैसे निकाला? 12 को स्केल किया 3/4 9 और 12 ऐड कर दिया 21 हो गया। तो फिश का इमेज is like any other, it might very well be another fish but swimming at a depth of 36 below the surface। तो 36 स्केल हुआ 3/4 से, 27 बन गया, और बग से नापना है तो 12 ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर सो फार? ई कर दूं सॉल्व? सर प्लीज वेट सर, 5 ठीक है, 2 ठीक है, ठीक है। सर सर ई के लिए हमें पहले मिरर से देखना पड़ेगा ना कि बी कितने डिस्टेंस पे है। ई के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बी कितने डिस्टेंस है मिरर से, मतलब मिरर को ऑब्जर्वर बनाना। सर तो वो किया सर, लेकिन उससे मतलब वो 44 आ रहा है और फिर वो 44 + 12 मतलब वो गलत आ रहा है। हाँ, तो बी का इमेज बनाने के लिए पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मिरर को बी कितना दूर दिख रहा है ना? हाँ सर, उसका 44 आ रहा है, 32 + 12। नहीं, वो आएगा 24 + 16 40। मिरर बन के तुमको देखना पड़ेगा। तो मिरर बन के जब तुम देखोगे तो तुम पानी के नीचे हो ना, तो ये वाला 24 थोड़ी ट्रांसफॉर्म होगा, ये 12 ट्रांसफॉर्म होगा इनटू 16। नील ई करेक्ट है, गौतम ई करेक्ट है, ध्रुविल गलत है, साम्याक ई करेक्ट है, श्लोक ई गलत है। समझ गए तुम? ई पार्ट के लिए अगर मैं पहले बग का इमेज बनाना चाहता हूं तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा, पहले मुझे मिरर बनना पड़ेगा। नील एफ बी करेक्ट है, मुझे पहले मिरर बनना पड़ेगा।
जब एज अ मिरर मैं देखूंगा थ्रू द वाटर एंड इनटू द एयर, तो मेरे को जहां पे बग दिखेगा, जो भी वो डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस पीछे मैं उसका इमेज बनाऊंगा। मेक सेंस? यस सर। तो अगर यस मैं मिरर हूं तो मैं पानी के नीचे हूं, तो ये 24 तो मेरे को 24 ही दिखेगा। मेरे मीडियम में कोई भी डिस्टेंस मुझे वही डिस्टेंस दिखेगा जो वो है। जो दूसरे मीडियम में डिस्टेंस होती है वो स्केल अप या स्केल डाउन होती है, बिकॉज आई एम लुकिंग अक्रॉस एन इंटरफेस। मेरे मीडियम की डिस्टेंस तो मुझे वही दिखती है जो वो एक्चुअली होती है। तो सिंस आई एम द मिरर and since I am underwater and since this 12 is also underwater, this 24 is also underwater, the 24 seems like 24 to me. यस सर, ठीक है But- सर, अभी 30 सेकंड्स दे सकते हो प्लीज अभी। हाँ ठीक है, कर लो, ट्राई कर लो। ई और एफ दोनों ट्राई कर लो। सम्यक एफ गलत है, हर्षवर्धन आई डोंट अंडरस्टैंड क्या लिखा है तुमने। प्रणय के ई गलत है। सो मैंने एफ का आंसर दिया। 4 हाँ सर। नहीं, करेक्ट नहीं है। गोपाल ई करेक्ट है। गार्गी ई गलत है, एफ भी गलत है। नील केडिया ई और एफ दोनों करेक्ट हैं। ध्रुविल, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो सरफेस से आ रहा है, तो तुम्हें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा उसमें। कृति ई गलत है, सम्यक एफ गलत है, गोपाल एफ करेक्ट है। यस सर, समझ दिव्यांश आया। दिव्यांश ई करेक्ट है। हम्म, प्रणय के ई गलत है, सम्यक एफ करेक्ट है, श्लोक ई गलत है, दीपक एफ गलत है, माहिका ई गलत है, दिव्यांश एफ करेक्ट है। ई सॉल्व कर दूं मैं? यस सर। ई के लिए यस सर, वो तो ई के लिए पहले हमें मिरर बन के देखना पड़ेगा। मैं इस ड्राइंग को ऐसे बना रहा हूं, तो मैं मिरर हूं, 24 तक पानी है, 12 पे बग है। तो अगर मैं मिरर हूं तो मेरे को ये डिस्टेंस एक्चुअली कितना दिखेगा? 24 दिखेगा, लेकिन 12 जो है 16 दिखेगा, और ये 24 ही दिखेगा। तो मेरे को लगेगा कि बग जो है मेरे से 40 की दूरी पर है। तो मैं बग का पीछे इमेज बना दूंगा 40। बन गया बग का इमेज 40 पे, 40 फ्रॉम द मिरर नीचे की तरफ। अब इसको कौन देख रहा है? ई पार्ट में तो फिश ही देख रहा है इसको, फिश तो पानी में ही है इधर। ये फिश है यहाँ पर 12 के डिस्टेंस पे। तो फिश जब इसको नीचे देखेगा तो कोई रिफ्रैक्शन होने की जरूरत नहीं है, सीधे 12 पे 40 पे एक चीज है और 12 उससे दूरी है, तो टोटल आंसर 52 हो गया। करेक्ट। और अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, और फिर खत्म करते हैं आज के लिए। लास्ट पार्ट है बग सीज इटसेल्फ इन द मिरर। ठीक है, तो इसके लिए भी तुम ऐसे कर सकते हो कि जो मैंने अभी लॉन्ग माइंडेड तरीके से किया, कि पहले मैंने बग का इमेज तो बना दिया, बी प्राइम तो बन गया है, अब बग उसको देखेगा। अब बी प्राइम एक ऑब्जेक्ट है जो पानी से कितना डेप्थ पर है? 40 + 24 64 पे, और बग 12 पे ऊपर हवर कर रहा है, तो उसको नीचे देखना है, और ये 64 स्केल डाउन हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? यस सर।
तो अब जो है एफ पार्ट के लिए बी सीज बी प्राइम का सिचुएशन क्या है कि ये बी है, 12 नीचे पानी है और 64 नीचे बी प्राइम है पानी के अंदर। थैंक्स टू पार्ट ई हमें ऑलरेडी पता है बी प्राइम कहाँ पर है, इमेज ऑफ बग। तो देन इट इज लाइक एनी प्रॉब्लम, लाइक द फिश का इमेज वाज एट 36 डेप्थ, तो तुमने उसको 3/4 से स्केल करके 12 ऐड कर दिया। बग का इमेज इज एट 64 डेप्थ, सो 64 को भी 3/4 से स्केल करके 12 ऐड कर दो, विच लीड्स टू 60, 48 + 12। तो बेसिकली पहले तुम्हें इमेज बनानी होती है और फिर उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है जो उतना डेप्थ पर रखा हुआ है। अ क्विकर वे ऑफ डूइंग एफ पार्ट, अब तुम ये कह सकते हो कि क्विकर क्या है, ये तो काफी क्विक था। ये इसलिए क्विक था क्योंकि बी प्राइम ऑलरेडी ई पार्ट से सॉल्व हो चुका था। अगर तुम्हें डायरेक्टली सिर्फ एफ पार्ट दे दिया होता प्रॉब्लम लिख के, तो पहले तो तुम्हें बी प्राइम निकालना था, यानी तुम्हें टेक्निकली ई और एफ दोनों सॉल्व करने थे। पहले तो तुम्हें इसकी इमेज बनानी थी और फिर उसको देखना था, है ना। तो उसको करने का एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि तुम, मतलब हम कैसे कर रहे थे, हम पहले मिरर बने। अब मैं पूरा प्रोसीजर एक बार में बोलता हूँ। हम पहले मिरर बन गए और हम उधर देख रहे हैं, तो हमें 24 दिखा और 12 16 दिखा, तो टोटल बग मेरे को 40 पे दिखा। 40 को मैंने पीछे फोल्ड मार के 40 पे उसकी इमेज बना दी। अब वो इमेज को बग देखेगा, तो अब मैं बग बन गया। अब मैं पानी के अंदर देख रहा हूँ और 64 डेप्थ पे मेरा इमेज रखा हुआ है, तो मैंने 64 को स्केल डाउन कर दिया 3/4 से, 48 बन गया वो, और फिर उसमें 12 ऐड कर दिया। तो ये पूरा प्रोसीजर था, लेकिन इसमें मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ा। एक बार मेरे को मिरर बन के बग को देखना पड़ा, फिर मैंने उससे उसका इमेज बनाया, और फिर वापस मेरे को बग बन के अपना इमेज को देखना पड़ा। इंस्टेड आई कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे, आई कैन कंटिन्यू टू बी द बग फॉर द एंटायर प्रॉब्लम। मैं मिरर बनूंगा ही नहीं, मैं बग बन के ही पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। देखो, डू यू अग्री कि अगर मेरे को एक मिरर, प्लेन मिरर मेरे से 10 मीटर दूरी पे दिख रहा है, चाहे कैसे भी दिख रहा हो, चाहे बीच में पानी हो और उसके कारण वो 10 मीटर पे दिख रहा हो, चाहे बीच में ग्लास हो, ऑयल हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। अगर मेरे को मिरर 10 मीटर के डिस्टेंस पे दिख रहा है फ्रॉम माई सेल्फ, तो मेरे को अपना इमेज कितना डिस्टेंस पे दिखेगा फ्रॉम माई सेल्फ? 20 पे। ये बात तुम लोग समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. If I see a mirror at a distance of 10 from me, it might not actually be at a distance of 10 from me. It might actually be at some other distance from me, but it might seem like it is at 10 from me regardless. No matter why it feels like it is at 10, but if it does feel like it is at 10, then I will also automatically feel like my image is at 20. तो मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से करो, मतलब बग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करो। अभी मैंने क्या किया था, मैं मिरर बना और मैंने, क्योंकि मैं पानी में था, तो मैंने 24 को 24 ही रखा और 12 को स्केल करके 16 किया। अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मैं बग ही बनूंगा। तो मतलब प्रॉब्लम फ्लिप हो गई है। इंस्टेड ऑफ मी बीइंग द मिरर एंड सीइंग हाउ फार द बग सीम्स टू मी, आई विल बी द बग एंड सी हाउ फार द मिरर सीम्स टू मी। उसका आंसर क्या है? अगर मैं बग हूं तो मेरे को मिरर कितना दूर दिख रहा है मेरे से? 30। तुम लोग समझ गए 30 क्यों? Yes, sir. वो scale down. 24 मिरर जो है पानी के सरफेस से 24 के डेप्थ पर है, उसको 3/4 से स्केल करेंगे 24 को, तो वो 18 बन गया और 12 उसमें ऐड हो गया। तो बग को लगेगा कि मिरर उससे 30 का डिस्टेंस पे है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। अगर बग को लग रहा है कि मिरर उससे 30 का डिस्टेंस पे है, तो बग को ही लगेगा कि उसका इमेज उससे 60 के डिस्टेंस पे है। दैट इज एफ पार्ट का आंसर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा एक डिफरेंट अप्रोच था इस सम के। बोलो। सर मैंने खुद को थर्ड पार्टी अज्यूम किया और देखा कि वो इमेज वाली बी और इसके और ओरिजिनल बी के बीच में 48 सेंटीमीटर लेंथ का
एक वाटर क्यूब है तो उसको स्केल डाउन करके फिर 24 ऐड कर दिया। हाँ ठीक है, वो वाला भी एक लॉजिक है जिसको हम पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम से, कि हम किस तरीके से इस पूरे पानी को हटा के इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। हर प्रॉब्लम जो रिफ्रैक्शन में हो रही है जिसमें पानी का लेयर है या ग्लास का लेयर है व्हाटएवर, हाउ कैन यू टेक एनी सच problem and convert it into a vacuum only problem, like you get rid of this water and the problem only has vacuum. और वैक्यूम प्रॉब्लम तो आसान होते हैं, क्योंकि अगर मान लो पानी नहीं भरा होता तो बग का डिस्टेंस मिरर से 36 होता, उसका इमेज पीछे 72 पे बनता। तो देयर इज अ वे टू गेट रिड ऑफ ऑल द रिफ्रैक्टिव इफेक्ट्स एंड जस्ट रिप्लेस इट बाय एन इक्विवेलेंट वैक्यूम। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे एंड दैट मेक्स दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मच मोर क्विकर टू सॉल्व। बट एनीवे, ये सारे पार्ट सबको क्लियर हो गए, सबको समझ में आ गया। अब तुम लोग एज होमवर्क ये चीज ट्राई करोगे कि एक तो इस प्रॉब्लम के एफ पार्ट के लिए एक करेक्ट रे डायग्राम बनाओगे। बग खुद को मिरर में देख रहा है, उस प्रोसेस की एक रे डायग्राम बनानी है तुमको। 2 रेज ऑफ लाइट ले लेना, मैं 2 बता देता हूँ कौन से हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम द बग ऐसे जा रहे हैं, एंड मेक दी करेक्ट रे डायग्राम, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि टू स्केल बनाना है, बट मोर और लेस रफली स्पीकिंग उसमें दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, एंड प्लस आई विल गिव यू सम होमवर्क आल्सो बेस्ड ऑन दिस आइडिया। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं भेजता हूँ तुम लोगों को आफ्टरनून में। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, आपने एफ पार्ट का जो इजियर अप्रोच एक्सप्लेन किया था, हाँ सर उसमें आपको मिरर और बी और बग के बीच का डिफरेंस 30 कैसे आया, वो बता सकते हो? मैं I become the bug and I look at the mirror and I see how far I see the mirror from myself. So because I am in vacuum, the 12 in vacuum looks like 12 to me. But इधर जो 24 है, जो मिरर का डेप्थ है, जैसे फिश को तुमने कैसे निकाला, फिश कितना दूरी पे है, तुमने 12 को 3/4 से स्केल डाउन कर दिया, 9 हो गया। तो ऐसी मिरर कितना डेप्थ पे है पानी के नीचे, एक्चुअली तो 24 का डेप्थ पर है, लेकिन जब उसको तुम 3/4 से स्केल डाउन करोगी तो वो 18 हो जाएगा। तो बग देखेगा कि मिरर जो है पानी के सरफेस से 18 नीचे है, तो खुद से कितना दूर है, 12 + 18 30 डिस्टेंस पर है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। ऑलराइट, और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो फिर, ऑलराइट। और सर होमवर्क के लिए रे डायग्राम और क्या करना था? रे डायग्राम बनाना है एफ पार्ट का, और बाकी मैं भेजता हूँ वो असाइनमेंट। ओके सर।